हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि फैंग आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और उसके सारे वर्कर्स वो भी थक जाते हैं यही सोच सोच के कि हमारा बॉस हमसे इतना काम ले रहा है। अब ये भी तो वो नया नया रिलेशनशिप में आया है, क्या ये डेट पर भी नहीं जाता होगा? इसका चैंजी को देखने को मन नहीं करता क्या? और यही बातें पीछे खड़ा सीईओ फैंग भी सुन रहा था, जो कि तुरंत ही एक डायलॉग मारता है। कहता है कि मुझे उसे देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं बस अपने दिल में झांकता हूँ, वहां तो उसकी तस्वीर है। अब उसके बाद काम खत्म करके फैंग चैंजी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जो कि अब काफी बेटर हो चुकी थी। पहले तो वो उससे मजाक करने लगता है, उसके पैर देखते ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे फीट इतने बड़े बड़े होंगे। चैंजी को काफी गुस्सा आता है अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से ये बातें सुनते हुए, लेकिन तुरंत ही वो उसे खुश करने के लिए दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बना कर लाया हूँ। बहुत मजे मजे के खाने उसने अपने हाथों से बनाए थे और वो उससे कहता है कि जब तुम्हारे डैड आए तो ये खाना उनको भी खिलाना, क्योंकि मैं उनके सामने नंबर बनाना चाहता हूँ कि देखो उनके होने वाले दामाद को कितनी अच्छी कुकिंग आती है। और जब वो घर पहुंचता है वापस तो देखता है कि आंटी चिंग थोड़ा शर्मा रही थी विलो को हक करते हुए। वो तुरंत ही समझ जाता है कि फिर से इनको छेड़ने का टाइम आ चुका है। वो दोबारा से उनको यही कहने लगता है कि देखिए आपकी लाइफ में लव का स्टार आ चुका है, इसलिए जल्दी फैसला करें कि आपको किसके साथ चलना है। अब नेक्स्ट डे लिन फैंग को खुद से मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है और यहाँ लिन के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि फैंग के काम आ सकते थे। एक्चुअली चैंजी मानती ही नहीं थी कि वो किसी और क्लब में जाएगी, बल्कि वो कहती है कि मैं चॉन्ग क्लब में ही जाऊंगी जहाँ पर मेरी कोच मेरी मम्मी ही होंगी। तो लिन आज चॉन्ग क्लब की सारी डिटेल्स लाकर फैंग को दे देता है ताकि वो उनके लिए एक प्रपोजल क्रिएट कर सके। लेकिन लिन बोलता है कि इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, और वो ये है कि तुम्हारे डैड शियांग का कंप्यूटर, उसमें जो फाइल्स थी वो तब जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मुझे उससे रिलेटेड जो भी डाटा तुम्हारे पास हो वो चाहिए। अब चैंजी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और उसने चूज किया था फैंग का घर, जहाँ पर आंटी चिंग बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं। यहाँ पर चिंग उससे बहुत सारी बातें करती है और बताती है कि देखो फैंग मुझ पर कितना डिपेंडेंट है, उसे ना तो कमरा साफ करना आता है ना ही कुकिंग करना। लेकिन चैंजी हैरान रह जाती कि वो तो खाना बना सकता है। ये सुनते ही आंटी चिंग हैरान रह जाती हैं और एकदम सैड होकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद फैंग आता है और यहाँ पर चैंजी नहा कर बाहर आई थी। वो उसके हेयर ड्राई करने में उसकी हेल्प करता है, और वो बहुत बोलती है कि मेरे शॉर्ट हेयर है, लेकिन फिर भी फैंग को शौक था अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करने का। अब फैंग जाता है आंटी के पास और उनसे कहने लगता है कि मुझे एक बात रियलाइज हुई है, और वो ये है कि मैं अपने डैड से नफरत नहीं करता, बल्कि मुझे भी उन पर गुस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैंजी को अपनी मम्मी पर है। और ये बात मुझे बहुत अरसे बाद रियलाइज हुई है। ये सुनते ही आंटी चिंग उससे कहती है कि अब समय आ चुका है कि तुम्हारे डैड की जो भी चीजें बची हुई हैं उनकी यादें वो मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। और ये कहते हुए वो उसे एक बॉक्स दे देती हैं। ये बॉक्स देखते ही सबसे पहले तो फैंग को अपने बचपन की प्यारी प्यारी यादें आती हैं, और उसके बाद वो उनका कंप्यूटर खोलता है। ये कंप्यूटर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने इसे फॉर्मेट कर दिया था, और यही बात वो देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो आधी रात को उठता है, एक दफा देखता है तो चैंजी बाहर लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। वो उसके पास आता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। तो इसी से ही चैंजी को याद आता है। वो पूछने लगती है कि तुमने अपनी आंटी से झूठ क्यों बोला है कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती। अब फैंग परेशान हो जाता है कि तुमने उनको ये क्यों बता दिया। एक्चुअली वो कहने लगता है कि आंटी चिंग बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन में होती थी, इसलिए मैं उनको बिजी रखने के लिए ऐसा करता था। और वैसे भी वो मेरे काम करके इतनी खुश होती थी कि मैंने कभी उनको ये दिखाया ही नहीं कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। और मेरा और उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा कि उनको तंग करके मुझे ज्यादा मजा आता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी चिंग उठती हैं, देखती हैं तो फैंग ने पहली दफा घर में कुछ कुकिंग की थी। उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था। वो सैड सैड सी दिखाई दे रही थी। वो उनको भी टेबल पर बिठाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये बात इतने दिनों तक छुपाई, प्लीज टेस्ट करके बताए ना मेरे हाथ की कुकिंग कैसी है। और जैसे ही आंटी चिंग खाती हैं उनकी शक्ल देखने वाली थी। यहाँ पर जानबूझकर फैंग ने इस तरह का खाना बनाया था ताकि आंटी चिंग का सारा गुस्सा निकल जाए। वो समझ जाती है कि इसने बस चैंसी के सामने सिर्फ भड़के मारी थी, ये अभी तक मुझ पर डिपेंडेंट है, इसे खाना बनाना नहीं आता। फैंग बहुत स्मार्ट था, एक तरफ तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश करके रखा हुआ था और दूसरी तरफ आंटी चिंग को भी। अब फैंग नेक्स्ट डे जाता है और मैनेजर यू को अपने डैड का कंप्यूटर दे देता है और कहता है कि इसे किसी ने फॉर्मेट कर दिया था, और आजकल की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आई थिंक तुम इससे वो डाटा रिवाइव कर सकते हो जो यहाँ से रिमूव करने की कोशिश की गई थी, और इसके लिए वो उसे बहुत कम समय देता है। उधर डैड आज डॉक्टर डू के पास गए हुए थे
डॉक्टर लू कहता है कि तुम्हारी चेंजी बहुत लकी है, देखो उसका बॉयफ्रेंड उसकी कितनी केयर कर रहा है। अब डैड ने भी बॉयफ्रेंड की काफी तारीफें सुनी थी। वो पूछने लगते हैं कि मैंने तो उसे अभी तक देखा नहीं, बताओ क्या वो हैंडसम है। और आगे से डॉक्टर कह देता है हाँ है तो सही, लेकिन हम दोनों से थोड़ा सा कम। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि फैंग ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की हुई है। प्रपोजल है कि वो चोंग डोजो क्लब को स्पॉन्सर करना चाहता है। उनकी जो भी फाइनेंशियल ट्रबल्स थी वो सारी उसको पता चल गई थी उस रिपोर्ट से, जो कि लिन ने उसे प्रोवाइड की थी। अब इसी रिपोर्ट को लेकर वो एक जबरदस्त सा प्रपोजल बनाकर कोच के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको फाइनेंस करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप चेंजी को अपने पास रख लें ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि चेंजी को मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर वो कहती है कि मैं 3 साल की थी, मेरी मम्मी ने मुझे ताइक्वांडो सिखाया, वो मेरी हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस, हर स्टाइल को जानती है। उनके अलावा किसी और के पास गई तो उसे बहुत समय लग जाएगा। वो आज भी आपकी उसी तरह से रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मम्मी बहुत नखरे में थी, कैसी है कि तुम अपने पैसे से मुझे खरीदना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर फैंग उनको मनाने के लिए उनको फ्यूचर मदर इन लॉ भी बोल देता है। और ये सुनते ही एक दफा तो मम्मी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फैंग उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता रहता है। इन द एंड वो अपना प्रपोजल उनको पकड़ाता है। मम्मी देखती है और तुरंत ही उसे फाड़ देती है। अब फैंग अपना बैग खोलता है और दिखाता है कि मुझे पता था आप यही रिएक्शन देगी, देखे मैंने इसी तरह के 8 और प्रपोजल की कॉपीज भी रेडी की हुई हैं। मैं तो आपको एक ना एक दिन मना के ही रहूंगा। ये सारा कुछ चानी ने सुन लिया था, जो कि जाते हुए फैंग को रोकती है और कहती है कि तुम इतना खर्चा मत करो चेंजी पर, वो कभी भी दोबारा से शाइन नहीं कर सकेगी। ओलंपिक्स में अगर कोई जाएगा तो वो मैं ही हूँ। लेकिन फैंग उससे कहता है कि तुम्हारी इस तरह की बातें साफ बता रही हैं कि तुम उससे कितना डरती हो, ये तुम्हारा फियर बोल रहा है। उधर चेंजी आजकल फिजिकल ट्रेनिंग लिया करती थी। यहाँ पर उसका ट्रेनर उसके काफी क्लोज आ जाता है। ये देखकर फैंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर दबा लेता है। लेकिन इंट्रोडक्शन कराते हुए उसे साफ साफ बता देता है कि मैं चेंजी का बॉयफ्रेंड हूँ। और इस बात पर वो दोनों हंसते हुए हैंडशेक करते हैं, लेकिन गुस्से की वजह से एक दूसरे के हाथ प्रेस करके रख देते हैं। लेकिन वो ट्रेनर इस बात पर पीछे हटा था जब उसे पता चला था कि चेंजी और फैंग एक ही घर में रहते हैं, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में अब मेरा कोई चांस नहीं लगता। उधर स्कूल में आंटी चिंग थोड़े दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो जब भी लिन को देखती थी तो इग्नोर करके दूसरी तरफ निकल जाती थी। वो उसका जैसे सामना ही नहीं करना चाहती थी। अब फैंग जब वापस अपने ऑफिस में पहुंचता है तो मैनेजर यू ने उसके लिए वो डाटा रिवाइव कर लिया था। वो कहता है कि कुछ फाइल्स तुम्हारे डैड की बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी, और उनमें से कुछ फाइल्स ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने मिंग टोंग की करप्शन का रिकॉर्ड रखा हुआ था। और उनका ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखकर एक दफा फैंग भी परेशान हो जाता है। उधर चेंजी की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी जा रही थी। उसके डैड भी अक्सर उसे देखने के लिए आया करते थे, और मम्मी वो भी एक दिन चोरी चोरी उसे ट्रेनिंग करता देख रही होती हैं। कहीं ना कहीं उनका मन जरूर पिघलता है, लेकिन फिर से वो खुद को स्ट्रॉन्ग करती हुई वहां से बाहर निकल जाती हैं। अब डैड मम्मी को कॉल करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। यही बोल रहे थे कि पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाओ। और उसी टाइम पर वहां पर फैंग भी खड़ा था। उसने डैड की बस एक झलक सी देखी थी और यही सेंटेंस सुना था कि उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसके डैड को भी किसी ने यही बोला था, सेम यही आवाज थी कि पास्ट के बारे में भूल जाओ। और उसके बाद उन दोनों की फाइट हुई थी, और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा उसके डैड की डेथ हुई थी। उसने कांच वैसे ही अपने हाथ में उठाया था, उसने अपने डैड पर हमला नहीं किया था। फैंग तो बेहोश हो गया था। काफी देर बाद वो होश में आता है, लेकिन तब भी बहुत डरा हुआ था। वो सोचने लगता है कि हम अपने पास्ट से जितनी भी आंखें चुराने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब फैंग के डैड से चेंजी के डैड का क्या रिलेशन है और फैंग के डैड को किसने मारा था, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। जबकि उधर चेंजी अपने चोंग डोजो में पहुंच जाती है ट्रेनिंग लेने के लिए। फैंग भी उसके साथ था। वो उसकी हिम्मत बंधाता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मम्मी काफी गुस्से में नजर आ रही थी। लगता है कि उन्होंने अभी तक उसे अप्रूवल नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो उसे वहां पर एडमिशन तो दे देती हैं। जबकि उधर आंटी चिंग छुट्टी होने के बाद जब तसल्ली करती हैं कि लिन अपनी बेटी को लेकर चला गया है, वो नीचे उतरने लगती हैं। और यहाँ पर उन्हें चोरी चोरी वहां से भागते हुए पकड़ लेता है लिन, जो कि उनकी दीवार से लगा के कहता है कि मुझे तुम क्यों इग्नोर कर रही हो। और यहीं पर ही वो दूसरा टीचर जियांग भी आ जाता है, जो आंटी को अपने साथ खड़ा करके कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे बुली ना करो। अपनी तरफ से तो वो हीरो बन रहा था, लेकिन लिन तुरंत ही जान जाता है कि ये सब एक्टिंग है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो फिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ। किस करना तो एक छोटी सी बात होगी तुम दोनों के लिए। इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं, छुट्टी हो चुकी है। अब आंटी चिंग उसे प्रूफ करने के लिए किस करने की कोशिश ही कर रही थी कि लिन उनको बाजू से पकड़कर साइड पर कर लेता है और कहने लगता है कि आप इस हद तक भी जा सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता। जबकि उधर मम्मी डांट रही थी चेंजी को, कहती हैं कि तुम ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती, तुम्हें किसने अलाउ किया है, अभी तुम सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग लो, और उसे एक्सरसाइज पर लगा देती हैं।
उधर लिन बाहर ले जाकर चिंग को कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी सारी फीलिंग्स पता है, तभी तो तुम मुझसे भागने की कोशिश करती हो, इसलिए तुम इस बारे में सोचो और प्लीज मुझसे छुपना बंद कर दो। उधर चैंजी बेचारी बस अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर ही लगी रहती थी। उसे कभी भी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस उसकी मम्मी कराने ही नहीं देती थी। फैंग को तो शक था कि शायद मम्मी इसे जानबूझकर ट्रेनिंग नहीं कराएंगी, लेकिन चैंजी को पूरा भरोसा था। वो कहती है कि मेरी मम्मी से ज्यादा प्रोफेशनल इस फील्ड में कोई और हो ही नहीं सकता। जबकि उधर ऑफिस में रिपोर्टर वोंग ने आजकल नजर रखी हुई थी लिन पर और अपने बॉस पर, और वो एक खबरी के थ्रू ये पता चला लेती है कि वो आजकल मिंग टोंग कंपनी के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं। उधर चैंजी बस बार बार उनको देखती रहती थी कि जिस तरह से मम्मी चियानी की ट्रेनिंग कर रही थी, वो हर बात अपने माइंड में बिठाती चली जा रही थी, लेकिन करती थी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग। अब यहाँ पर फैंग भी आ जाता है और वो आते ही मम्मी से लड़ाई शुरू कर देता है। कहता है कि 15 दिन हो गए लेकिन अभी तक आपने इसे सिर्फ एक्सरसाइज पर लगाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि आप इसके साथ ठीक बिहेवियर रख रही हैं? और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।